हफ्ते पहले ही देखे ना, एक शैलो करेक्शन ही था उस वक्त आपको निफ्टी भी लगा 700-800 पॉइंट्स गिर गया, मिड कैप स्मॉल कैप में भी 25-30% का फॉल आ गया, लेकिन फिर रिकवरी भी हमने उस पेस से कर ली। अब आपने जिस तरह से शुरुआत की है कि एक बुफे है, एक थाली है, सारी मिठाइयाँ ज़रूरी है, लेकिन इसमें किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को गुलाब जामुन, यानी अब सेक्टर्स कौन कौन से आइडेंटिफाई करने चाहिए। बुलिश व्यू ठीक है इंडिया पे रखना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेस के साथ बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं वो स्पेस कौन सी होंगे? चलिए रिवाइंड करते हैं, फिर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ओके। रिवाइंड इसलिए करते हैं ताकि हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकें। आज से 15 साल पहले हम या 20 साल पहले बोलते थे इंडिया की स्टोरी वॉज फार्मा एंड आईटी, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड ट्रेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसके बाद हमने बोला कि आपकी जो स्टोरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर रिलेटेड है, बिकॉज उसके बाद इंडिया में 2003 से 2008 में बड़ा बुल मार्केट आया। उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े NBFCs टुक अ बर्थ, फिनटेक हुआ, अब मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। तो ट्रेंड तो देखिए प्रियंका चेंज हो रहा है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाला, देखिए मार्केट के अंदर अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर है तो आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर बड़ा प्रॉफिट पूल क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट पूल की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, और किन किन कंपनीज के अंदर उस प्रॉफिट पूल को में पार्टिसिपेट करने की क्षमता है। तो फॉर एग्जाम्पल इंडियन IT सेक्टर, इंडियन ग्लोबल IT आउटसोर्सिंग इज अ बिग प्रॉफिट पूल, उसके अंदर इंडियन कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा, चाइनीज कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कंज्यूमर सेगमेंट इज़ अ लार्ज प्रॉफिट पूल, जिसके अंदर कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट करा, कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। ग्लोबल जेनेरिक फार्मा इज़ अ ग्रेट स्पेस वेयर लॉट ऑफ कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड, लॉट ऑफ कंपनीज हैव नॉट पार्टिसिपेटेड। फॉर एग्जाम्पल जो 3 सेक्टर्स मैंने बताए, 2 सेक्टर्स मैंने बताया, IT फार्मा, उसमें चाइना का प्रेजेंस नहीं है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग at a lower cost is a space in which China participated। तो आपको बड़े थीम्स पहले देखने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा थीम आने वाले कई सालों तक के लिए रहेगा एनर्जी ट्रांजिशन। भले फॉसिल फ्यूल टू सोलर हो, भले सोलर टू हाइड्रोजन हो, भले वह पूरा का पूरा सप्लाई चेन हो, उसके अंदर मुझे लगता है कि एक बड़ा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। सेकंड EV, हालांकि मैं नई थीम नहीं बता रहा हूँ, एक पुरानी थीम बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो थीम है इस समय है और इस समय रहेगी। तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर आप देखें नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, नंबर ऑफ सिप अकाउंट्स, नंबर ऑफ IPOs, मुझे लग रहा है वह रहेंगे। चौथा, मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर अगले 2-3 साल नहीं, कई सालों तक नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो अचानक हम देख करके बोलते हैं अरे हमें पता नहीं था ये बिजनेस भी है, बिकॉज ये प्राइवेट डोमेन में था, वो पब्लिक हो गए। कोविड के बाद हमने देखा जोमेटो, पेटीएम ऐसी कंपनीज पब्लिक गई थी जो पॉपुलर ब्रांड्स थे, मगर अब कुछ नीश कंपनीज पब्लिक जा रही हैं, कुछ ऐसी कंपनीज पब्लिक जा रही हैं वेयर यंग प्रमोटर्स आर टेकिंग देम फॉरवर्ड। एक मैं सचिन गुप्ता जी से मिला था कुछ दिन पहले, उनकी कंपनी पब्लिक जा रही है जिसमें राकेश झुनवाला जी ने 25 करोड़ इन्वेस्ट करे थे 2007 में। उसकी IPO जो हमें समझ में आ रहा है, जो मर्चेंट बैंकर्स हमें बता रहे हैं, 20 से 25 हज़ार की वैल्यूएशन आएगी। तो किसको पता था कि राकेश जी का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाएगी। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले कुछ समय में आपको मिलेंगे कि जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो बड़ा थीम एनर्जी ट्रांजिशन, सेकंड थीम EV मैन्युफैक्चरिंग, चौथा थीम नीश टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज विच हैव एज। भले वो टेक्नोलॉजी है जो, भले वो डिस्ट्रीब्यूशन का है जो, भले वो कोई पूरा वैल्यू चेन जो है उसका, कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर आपको डटे रहना है तो आपको कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए। और फिर चौथा मुझे लगता है दैट आई थिंक कंजम्पशन स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो अगर और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी बैंक्स एंड एवरीथिंग, तो इन 4 स्तंभ पर अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 साल आपको कोई चिंता का विषय है।